स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का इनमें से कौन मेथड नहीं है? तो पहले देखते हैं सरफेस इरिगेशन क्या होता है। अगर सरफेस पे पानी हम भेज रहे हैं उसी को हम कह देते हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है फ्लडिंग। फ्लडिंग मेथड में क्या होता है? जिसमें हम पूरे अपने फील्ड को फ्लडेड कर देते हैं, पानी से भर देते हैं। तो वो तो हो गया सरफेस मेथड ही। सेकंड मेथड है बेसिन मेथड। बेसिन में क्या करते हैं हम? बेसिन में हम छोटे छोटे बेसिन बनाते हैं और इनमें पानी भरते हैं। ये काम आते हैं हमारे ऑर्चार्ड्स के, ट्रीज़ के। ठीक है, तो ये भी हो गए सरफेस मेथड। थर्ड है फरो मेथड। इसमें क्या होता है, जब क्रॉप हम रोज़ में लगाते हैं तो इन रोज़ के बीच हम पानी भेजते हैं, इसको कहते हैं फरो मेथड। तो ये मेथड भी हो गया हमारा कौन सा? सरफेस इरिगेशन। लास्ट आए स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से थोड़ा सा हाइट पे रेज होके स्प्रिंकलर होते हैं जो आर्टिफिशियल रेन फॉर्म करते हैं। तो क्या ये ग्राउंड इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन नहीं? तो ये विधि है जो सरफेस इरिगेशन नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी रेन गेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रेन गेज की बातें हो रही है। रेन गेज का मेन पर्पस क्या है? बारिश है, बारिश को रिकॉर्ड करना, कितनी रेन हुई, कितने टाइम में हुई, ये सब। अब इसमें पूछ रहा है ऑर्डिनरी रेन गेज और सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ऑर्डिनरी में क्या होता है, सिर्फ रेन कलेक्ट होती है, तो ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। करेक्ट। सेकंड कह रहा है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड्स ओनली टोटल रेनफॉल बट नॉट द इंटेंसिटी। ये रॉन्ग है, क्योंकि सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या करता है, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जब ड्रॉप होता है ये उसका कलेक्टिव बनाता है, क्यूमुलेटिव वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसका ग्राफ बनाए, जैसे क्यूमुलेटिव रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका एक हम कर्व बना लेते हैं। अब जब इसका हम चेंज इन डेप्थ विद चेंज इन टाइम निकालेंगे तो इस स्लोप से हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि सेल्फ रिकॉर्डिंग रेनफॉल गेज में हम इंटेंसिटी नाप सकते हैं। ये कह रहा है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड्स ओनली टोटल रेनफॉल बट नॉट द इंटेंसिटी। ये रॉन्ग है। थर्ड कहता है साइमन रेन गेज इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डिनरी रेन गेज। ये भी करेक्ट है। साइमन रेन गेज जो होता है ये हमारा ऑर्डिनरी होता है। सेल्फ रिकॉर्डिंग के एग्जाम्पल क्या होते हैं? वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट और फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। आंसर बी इज करेक्ट। फिर कहता है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। टिपिंग बकेट रेन गेज इज अ टाइप ऑफ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये है करेक्ट। टिपिंग बकेट में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कलेक्ट होता है विद टाइम, और जैसे ही ये अमाउंट फुल हो जाता है ये टिप कर जाता है, तो ये रिकॉर्ड करता है कितना वाटर कलेक्ट हुआ कितने टाइम में। तो ये सेल्फ रिकॉर्डिंग है। वेइंग टाइप रेन गेज इज इंक्लूडेड अंडर सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये भी करेक्ट है। फ्लोट टाइप रेन गेज इज नॉट अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये गलत है। फ्लोट टाइप भी हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है। इसमें एक फ्लोट होता है जो जैसे जैसे पानी भरते जाता है ये ऊपर आते जाता है।
लास्ट कह रहा है टिपिंग बकेट रेन गेज कलेक्ट्स रेनफॉल थ्रू अ फनल। ये करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फॉल्स स्टेटमेंट हुआ हमारा, फ्लोट टाइप रेन गेज इज नॉट अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज यूज टू रिप्रेजेंट। मास कर्व रेनफॉल का क्या बताता है? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद टाइम, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल नहीं होगा, रन ऑफ नहीं होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होगा। ये बताता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद टाइम। मास कर्व बनता ही इसमें है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं मास कर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट जोन ऑफ इरिगेशन सॉइल हैज़ अ ड्राई वेट ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड अ फील्ड कैपेसिटी of 20%. What will be the depth of moisture in the root zone at field capacity? Assume unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्ड बाय वर्ड अगर मैं चलूं तो व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? ये तो सॉइल का ड्राई वेट है, ये वाटर का यूनिट वेट है, ये तक तो ठीक है। एक जो हमारे पास वर्ड है वो है व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट कहता है फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल। जब हमने इसको पानी दिया, इसमें वो पानी जो बच जाए आफ्टर वाटर रिमूव्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितना पानी रिमूव हो जाए उसके बाद जो पानी बचा उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। मैथमेटिकल टर्म में इसको हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया अपॉन वेट ऑफ सॉइल ऑफ यूनिट एरिया। तो वेट क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यूनिट एरिया है तो क्या होगा? इनटू डेप्थ, गामा डब्लू वेट ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इनटू 1। वेट ऑफ सॉइल इन यूनिट एरिया क्या होगा? गामा सॉइल गामा ड्राई इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू एरिया 1। तो मैथमेटिकली एफ सी मेरा आया गामा डब्लू इंटू डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन ड्राई डेंसिटी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। द रूट जोन ऑफ इरिगेशन सॉइल हैज़ ड्राई वेट इतना, फील्ड कैपेसिटी इतना, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर पूछ रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट इज डेप्थ ऑफ मॉइस्चर। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी इंटू ड्राई डेंसिटी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन अपॉन गामा डब्ल्यू। डेप्थ ऑफ रूट जोन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं निकाल लूँगा डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन पर यूनिट डेप्थ ऑफ व्हाट, सॉरी, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड पर यूनिट डेप्थ ऑफ रूट जोन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डी डब्ल्यू। एफ सी 20% है तो 0.2, गामा डी कितना दिया है 15, डेप्थ ऑफ रूट जोन मैंने 1 एज्यूम कर ली, पर मीटर कर लिया, और गामा डब्ल्यू 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इंटू 0.2 0.3 मीटर और 300 mm। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A crop requires 12 waterings at an interval of 10 days and water depth of 10 centimeter is applied in every watering. 12 वाटरिंग चाहिए इसको 10 डेज में, यानी फ्रिक्वेंसी
या कह लो टोटल वाटरिंग इसका हो गया 12 टाइम्स. व्हाट विल बी द टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड बाय क्रॉप. हर हर वाटरिंग पे 10 सेंटीमीटर हो रहा है. ईच वाटरिंग पे 10 सेंटीमीटर हो रहा है. ठीक है, 10 सेंटीमीटर डेप्थ रिक्वायर्ड है. तो 12 में कितना होगा, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है मल्टीप्लाइड. 12 टाइम्स इंटू 10, ये हो गया 120 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में. इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.2 मीटर. तो सी हो गया आंसर. A 5-meter wide rectangular channel is laid at a longitudinal slope of 1 in 4000 and carries water at a uniform flow depth of 1.5 meter. What is the hydraulic radius? Hydraulic radius की definition क्या है? Hydraulic radius is nothing but area of flow upon wetted perimeter. कुछ डेटा जो होता है वो यूज़लेस दिया होता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ना ज़्यादा सोचने की बात है कि ये कहाँ यूज़ होगा. इसकी कोई इसमें खास नीड नहीं है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल? ब्रेड्थ इनटू हाइट, 5 इंटू 1.5. एंड व्हाट इज़ वेटेड पेरीमीटर? वेटेड पेरीमीटर आपको ध्यान देना है, ये पेरीमीटर का पार्ट है चैनल का, ये पार्ट है सरफेस, और ये पार्ट है सरफेस. ये हमारा वेटेड पेरीमीटर है. फ्री सरफेस काउंट नहीं होगा. तो यानी कि 2 इंटू डेप्थ प्लस ब्रेड्थ 5. तो ये हो गया 7.5 अपॉन 8. इसकी वैल्यू क्या आई? 0.9375 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है डिस्चार्ज कर्व और रेटिंग कर्व यूज्ड इन कैनाल और रिवर गेजिंग, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट. रेटिंग कर्व क्या बताता है? ये एक रिलेशन देता है हमें डेप्थ और स्टेज ऑफ चैनल एंड इट्स डिस्चार्ज के बीच में. अगर मेरा स्टेबल चैनल है तो उसमें कितना डेप्थ पे पानी फ्लो कर रहा है, तो कितना लगभग डिस्चार्ज होगा. ये रिलेशन रेटिंग कर्व मेरा देता है. तो ये कह रहा है अ रेटिंग कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेज एंड डिस्चार्ज. ठीक बात है. स्टेज यानी कि किस स्टेज पे है और कितना डिस्चार्ज है, यही इसकी डेफिनेशन होगी. बाय ऑब्जर्विंग द गेज रीडिंग करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द रेटिंग कर्व. करेक्ट है, इसका काम ही यही है. द रेटिंग कर्व ऑलवेज रिमेन्स परमानेंटली वैलिड इवन इफ सिल्टिंग और स्काउरिंग अकर्स. अगर सिल्टिंग और स्काउरिंग अकर करता है तो भी रेटिंग कर्व सही रहेगा. ये कैसे सही रहेगा? नहीं रहेगा. मान लीजिए ये मेरा चैनल है, मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि इतनी डेप्थ पे जब फ्लो करेगा तो इतना डिस्चार्ज होगा. अब मेरे यहाँ पे सिल्टिंग होके ये हो गया. स्टेज जो मैं ऊपर से नोट कर रहा हूँ वो इतनी ही कर रहा हूँ, पर वाटर जो मेरा फ्लो कर रहा है वो बस इतने में कर रहा है, तो मेरा रिलेशन चेंज हो गया. सिमिलरली स्काउरिंग के कंडीशन में क्या होगा, मेरा ये डेप्थ बढ़ जाएगी, फिर भी मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि उतना ही होगा. ये नहीं करना है. तो ये रॉन्ग है आंसर. ठीक है. फॉर अ स्टेबल चैनल सेक्शन डिस्चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड मोर इजीली आफ्टर प्रिपेयरिंग द रेटिंग कर्व. स्टेबल है तो डायरेक्ट रिलेशन है, हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज 1 लाख हेक्टेयर्स. ग्रॉस कमांड एरिया. द कल्चरेबल command area
is 80% of the gross command area. Intensity of irrigation for kharif is 60%. If the duty for kharif is 1200 hectares per cubic, then what is required discharge for kharif? ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है किसी कैनाल या इरिगेशन प्रोजेक्ट का? ये बीच में चल रही है, अब यहाँ पे ये कितने लैंड को इरिगेट कर सकती है, इसको कहते हैं हम ग्रॉस कमांड एरिया। फिर आता है कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल एरिया मतलब इसमें कितना एरिया है जिसको मैं कल्चरेबल बना सकता हूँ या जिसमें कल्टीवेशन कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे रोड होगी, मान लीजिए सर्विस रोड हो गई, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ है, तो इनको तो मैं कल्टीवेट नहीं करूँगा, कल्टीवेट मैं लैंड को ही करूँगा, इरिगेशन लैंड को। ये लैंड कितना है, इसको हम कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। तो ये कुछ परसेंट होता है ग्रॉस कमांड एरिया का। थर्ड कहता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अब इस एरिया में भी ज़रूरी नहीं है मैं पूरे के पूरे पे कोई चीज़ कल्टीवेट करूँ। एज़ पर सीज़न, एज़ पर नीड, एज़ पर क्रॉप मैं कुछ लिमिटेड एरिया को कल्टीवेट कर सकता हूँ। उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। कितना एरिया अवेलेबल है कल्टीवेट करने के लिए, पर कितने को मैं करता हूँ। तो ठीक है, अब ये इस पे सवाल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये कि ग्रॉस कमांड एरिया इज 1 लाख हेक्टेयर्स। 1 लाख हेक्टेयर्स मतलब 1 इंटू 10⁵ हेक्टेयर्स। ठीक है। कल्चरेबल कमांड एरिया इज 80% ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। GCA CCA इक्वल टू 80% कर लेते हैं इसका 10⁵। नेक्स्ट कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ इज 60%। तो अल्टीमेटली मैंने इरिगेट कितने लैंड को किया, इंटेंसिटी देखी जाए तो इस एरिया के 60% को, तो 60/100 इंटू 80/100 इंटू 10⁵, ये मेरा एग्जैक्टली कल्टीवेटेड एरिया होगा खरीफ क्रॉप के लिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 48,000 हेक्टेयर। ठीक है। कहता है ड्यूटी रिक्वायर्ड फॉर खरीफ इज दिस। ड्यूटी होता है यूनिट हेक्टेयर पर क्यूमेक्स में, यानी कि एरिया दैट कैन बी कल्टीवेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द बेस पीरियड। पूरे बेस पीरियड के लिए अगर मैं यूनिट वाटर भेजूँ यूनिट, तो कितना एरिया कल्टीवेट होगा, ये है ड्यूटी की डेफिनेशन। तो पूछ रहा है कितना डिस्चार्ज चाहिए। ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो इस हिसाब से डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया टू बी इरिगेटेड 48,000 अपॉन ड्यूटी 1200, 40 क्यूमैक्स। ठीक है, तो आंसर हो गया ए इसका। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, क्या क्या कर सकते हैं हम। कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग मैन्योर्स, खाद का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग और क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सेम टाइप की क्रॉप को ना ग्रो करना। सेम टाइप की क्रॉप जब हम बार बार किसी फील्ड में ग्रो करते हैं तो वो उसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को डेफिसिट बना देती है। हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई एक न्यूट्रिशन उसका डेफिसिट हो, तो इसके लिए
क्रॉप रोटेट करते रहना चाहिए। अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स, हर क्रॉप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाई प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे हमारी क्रॉप क्रॉप बार बार रिचार्ज होते रहती है। तो क्रॉप रोटेशन इज़ अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, करेक्ट है। सॉइल टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड सेलेक्टिंग, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग जब आप करेंगे तो उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऐसा पता ही कर सकते हैं, इसलिए इसका हो गया सी। Compute the total depth of water for wheat crop if the duty at a field is 700 hectare per cubic and base period is 360 days. ये ठीक है। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर फॉर वीट क्रॉप क्या होगी? आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा डेल्टा और ड्यूटी के बीच में। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। ये फॉर्मूला वैलिड होता है बेस पीरियड इन डेज, ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक, ये आंसर आता है इन मीटर्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 8.64 इंटू बेस पीरियड 360 अपॉन डी 700। इसका आंसर आ रहा है 4.44 मीटर। मैच द लिस्ट विद द फॉलोइंग। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ कौन सी क्रॉप्स होती है, कब लगाते हैं? खरीफ का एक एग्जांपल याद कर लीजिए, खरीफ क्रॉप याद रहेगी। खरीफ का एग्जांपल है धान, राइस। और राइस किस मौसम में लगाते हैं? उसको बहुत पानी चाहिए होता है, राइस लगाते हैं मानसून में। खरीफ का एग्जांपल अगर याद हो गया तो उसके बाद रबी क्रॉप्स अपने आप याद रहेगी। रबी जो है उसके बाद लगाते हैं विंटर में, वो कौन सी हो गई? वीट। थर्ड होता है शुगर केन। शुगर केन 12 मासा है, शुगर केन को हम हर मौसम पे लगा सकते हैं। और फाइनल है कॉटन। तो कॉटन 8 मंथ्स, 8 to 9 मंथ में ग्रो करती है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या हो गई हमारी? मॉनसून, समर या मॉनसून क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स विंटर। कॉटन हो गया 8 मंथ्स, शुगर केन हो गया पेरेनियल। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये हो गया इसका। Identify the false statement with respect to important irrigation terms. Wet crops are those crops which depends on artificial means of irrigation such as canal. Wet crops की definition क्या होती है? वो crop जिसको continuous supply of water या high moisture content चाहिए होता है throughout the growth। तो high water need है इसकी, वो कैसे मिलेगी? throughout the growth। इसका मतलब हमें इसमें आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन, कैनाल और ये यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो ये तो हो गई करेक्ट। ड्राई क्रॉप्स हम क्या करते हैं? जिनको बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, जो ड्राई रीजन में भी हो जाती है, एरिड रीजन में हो जाती है। सो सोइंग ग्रोथ मैच्योरिटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेन वाटर, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली विद लेस वाटर हो जाती है, ये भी करेक्ट है। शैलो रूटेड क्रॉप्स आर द क्रॉप्स हुज रूट्स गो वेरी डीप, ये अपने डेफिनेशन में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। शैलो रूटेड क्रॉप्स है हुज रूट्स गो वेरी डीप, तो ये रॉन्ग हो गया। वीट एग्जाम्पल ऑफ शैलो रूटेड क्रॉप्स करेक्ट है। इसमें किसी को ये दो ऑप्शन जैसे नहीं आते हो तो वो इनमें से जज भी कर सकता है, ऑड वन आउट कर सकता है। कोई आंसर नहीं आ रहा हो, मान लो आपको वेट क्रॉप्स नहीं पता है, ड्राई क्रॉप्स नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें ऑड वन आउट देखो कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, उस आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए। अ चैनल विथ सिल्ट फैक्टर 1.1 हैज़ अ मीन वेलोसिटी ऑफ 0.88 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स हाइड्रोलिक मीन रेडियस एज पर लेसिस थ्योरी। डायरेक्ट एम्पेरिकल फार्मूला है। पहला है कि लेसिस थ्योरी क्या है? लेसिस थ्योरी, लेसिस की थ्योरी हमें बनाती है स्टेबल चैनल बनाना इन एल्यूवियल सॉइल।
स्टेबल रिजीम डेवलप करना, तो इन्होंने कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूले दिए सिल्ट फैक्टर के बीच में, वेलोसिटी, पेरीमीटर, डिस्चार्ज, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इनके बीच में। तो डायरेक्ट इसका हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला, R इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। वी है वेलोसिटी, एफ हो गया सिल्ट फैक्टर, आर हो गया हाइड्रोलिक मीन रेडियस। पुट करके देख लीजिए। तो इसका आ रहा है 1.76 मीटर, जो होगा इसका हाइड्रोलिक रेडियस। डायरेक्ट एम्पेरिकल बेस्ड सवाल है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट इरिगेशन टर्म्स। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इसमें। इरिगेटेड एरिया इज द एरिया विच एक्चुअली रिसीव्स इरिगेशन वाटर। पहले सारे पढ़ लेते हैं। इरिगेटेड एरिया इज इक्वल टू cultivable command area and intensity of irrigation. Duty is the total depth of water supplied to a crop during its base period. Delta is the total depth of water supplied required by a crop during its base period. तो अभी हमने इसके पिछले सवाल में ही डिस्कस किया था कि ड्यूटी हमारी क्या होती है, एरिया कल्टीवेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। डेल्टा होता है डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन ही चली आ रही है। इरिगेटेड एरिया इज एरिया विच irrigated area is cultivable command area into intensity of irrigation. Duty is the total depth of water supplied, wrong. Delta is the total depth of water supplied, right. A water course has gross command area 1600, फिर सेम सवाल ही आ रहे हैं। 1600 हेक्टेयर्स है। कल्चरेबल कमांड एरिया कह रहा है इसका 80% है, तो CCA कितना हो जाएगा, सीधे इसको ठीक है। फिर कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 40% फॉर खरीफ एंड 70% फॉर रबी। फाइंड द इरिगेटेड एरिया इन खरीफ एंड रबी। कुछ नहीं करना है। खरीफ के लिए कितना इरिगेटेड होगा, इंटेंसिटी इंटू कल्चरेबल कमांड एरिया 40.4 इंटू 1280। रबी के लिए कितना होगा 70 इंटू 1280। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये तो आ रहा है 896। ये आ रहा है 512 हेक्टेयर। तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द हीराकुंड रिजर्वायर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द हीराकुंड रिजर्वायर। हीराकुंड रिजर्वायर पहले तो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, उड़ीसा में है। किस नदी पे है, महानदी पे है। तो क्या क्या पर्पस ये सर्व करता है, एक तो ये इस रिवर के फ्लड कंट्रोल करता है, सेकंड ये पावर जनरेशन करता है, थर्ड ये वाटर सप्लाई इरिगेशन के फॉर्म में करता है। सो ये इसका बी करेक्ट है, रिजर्वायर फॉर फ्लड कंट्रोल, पावर एंड इरिगेशन। निम्नलिखित द्रवों की इवेपोरेबिलिटी को घटते क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इवेपोरेबिलिटी को घटते क्रम से, कुछ से ये सवाल गलत हो जाता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं समझ है ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है।
बेंजीन है रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। तो यानी कि इसकी इवेपोरेबिलिटी ज़्यादा है या कम है? क्योंकि ये बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जा रहा है, इसकी इवेपोरेबिलिटी ज़्यादा है। तो कह रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी हाईएस्ट इवेपोरेबिलिटी वाला फर्स्ट आएगा। तो बेंजीन आता है फर्स्ट। इसके बाद जो थोड़े ऊपर पे इवेपोरेट हो जाता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। फिर हमारा पानी होता है, लास्ट में मरकरी होता है। तो 2143, 2143 सी है इसका आंसर। पेयर करना है खोसला, कैनेडी, लेप्लास और IS 4997 1968। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल कहिए कंसेप्चुअल कहिए इसको। खोसला थ्योरी किस काम के लिए आती है? खोसला थ्योरी हमारे काम में आती है सीपेज एनालिसिस, अपलिफ्ट प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट इन वियर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन ऑफ वियर्स खोसला। कैनेडी मेथड्स किसके काम आता है? कैनेडी मेथड अगर आपको ध्यान होगा तो ये हमें एक वेलोसिटी देता है, क्रिटिकल वेलोसिटी 0.55 md⁻⁶4। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी कहता है जिससे जो हमारे सिल्ट है वो सस्पेंशन में रहेगा, और ये काम आता है डिज़ाइन ऑफ कैनाल के। लेप्लास इक्वेशन हमारी किस काम आती है? लेप्लास इक्वेशन हमारी आएगी आपके सीपेज एनालिसिस फ्लो नेट बनाने में, ठीक है। और IS 4997 968 आएगा डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। फोर वन टू थ्री सी हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए ठीक है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। बेस पीरियड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, और टाइम फैक्टर क्या होता है। बेस पीरियड क्या है? हमारा इरिगेशन वाटर हमने कितने टाइम के लिए दिया, फर्स्ट इरिगेशन वाटर से लास्ट इरिगेशन वाटर, ठीक है। क्या साफ नहीं आ रही है क्या? है? अच्छा। तो बेस पीरियड क्या होता है हमारा? टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वाटरिंग ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पीछे हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि कल्चरेबल कमांड एरिया जितना है उसके कितने एरिया को मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। तो परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज्ड फॉर इरिगेशन इन ये। कैपेसिटी फैक्टर, एक कैनाल है उसके डिस्चार्ज की कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है, पर मैं उस पर किस कैपेसिटी में सप्लाई कर रहा हूँ, ये कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। सिमिलरली कितने नंबर ऑफ डेज इरिगेशन पीरियड के मैंने वाटर सप्लाई किया, वो टाइम फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इरिगेशन पीरियड 120 दिन का था, सपोज मैंने पानी सप्लाई किया 60 दिन का, तो टाइम फैक्टर कितना हो गया 60/120। तो बेस पीरियड हुआ मेरा टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हुआ मेरा परसेंटेज ऑफ कमांड। कैपेसिटी फैक्टर 1, टाइम फैक्टर हो गया 2, 3 4 1 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। If the soil moisture is only slightly more than wilting coefficient, the plant must spend extra energy to obtain water and hence the plant will not grow healthy. Excessive water supply retards the plant growth. ये दोनों केस क्या हैं? पानी कह रहा है विल्टिंग, अगर विल्टिंग कंडीशन एकदम लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है अवेलेबल जिसमें प्लांट सर्वाइव करता है। पानी अगर बहुत कम होगा तो प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी वाटर ऑब्टेन करने के लिए, ठीक बात है।
पानी रूट्स खींचती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन में। अब अगर पानी ही बहुत कम होगा तो एक्सेस एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी प्लांट को अपना वाटर नीड्स पूरी करने के लिए। सेकंड कह रहा है एक्सेसिव वाटर सप्लाई रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये एक अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट करता है, रूट जोन इसको पूरा वेट कर देगा, वाटर लॉगिंग टाइप कंडीशन हो जाएंगी। एक्सेसिव वाटर सप्लाई ये भी रिटार्ड करती है। प्लांट्स को दोनों ही नहीं चाहिए, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर ये इसका रीज़न नहीं है। सो ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, आर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए ट्रू, आर इज़ ट्रू, डी both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, नेक्स्ट है इन लाइंड कैनाल्स द इंक्रीज्ड वेलोसिटी एलिमिनेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ सिल्टिंग इन कैनाल बेड। कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड्स a smooth and stable surface and thus velocity of flow can be increased। ठीक है, कैनाल लाइनिंग क्या होता है? हमने एक कैनाल बनाया, अब इस पे मैंने एक इम्परमिएबल लेयर सीमेंट, कंक्रीट, मैसनरी या किसी भी चीज़ की ले कर दी, इसको हम कहते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? वीड ग्रो नहीं होगी, जो रेजिस्टेंस ड्यू टू अनइवन सरफेस या सॉइल की होगी वो नहीं होगा, सिल्टिंग स्कॉरिंग कम होगा। तो ऑटोमेटिकली जब रेजिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। सो द और इंक्रीज्ड वेलोसिटी सिल्टिंग की कंडीशन को मना कर देता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज है तो मेरा जो सेडिमेंट है वो सस्पेंशन में ही रहेगा, उसको सेटल होने का नहीं मिलेगा टाइम। सो कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड्स दस द वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड एंड दैट इंक्रीज्ड वेलोसिटी एलिमिनेट्स द प्रोसेस ऑफ सिल्टिंग। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी करेक्ट है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है? रिवर में पहले तो होता है पानी फ्लो, वाटर डिस्चार्ज। हमारा पर्पस क्या है? उसको यूज़ करना। कैसे यूज़ करना? थ्रू आइदर डाइवर्टिंग और वट एवर यूज़, हम जिस ढंग से भी रिवर को यूज़ करें, इसी को हम कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो पहला कह रहा है कट ऑफ। कट ऑफ क्यों यूज़ होता है? जब मिएंडरिंग हो जाती है तो यहाँ पे स्काउरिंग बहुत बढ़ जाती है और रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट कट ऑफ बना के इसको पास कर देते हैं, तो इससे मेरी सेफ्टी भी बढ़ जाती है और मेंडर्ड रिवर स्ट्रेट पाथ में जाके इसको छोड़ देती है। तो कट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क है। एम्बैंकमेंट या टत बंध जो कह रहा है, एम्बैंकमेंट दोनों साइड के बैंक्स में मैं बनाता ही हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए इनको। और स्पर्स जो होते हैं ये भी हमारे बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए रिपेलिंग, अट्रैक्टिंग और ऐसे बनाते हैं। इसमें क्या करता हूँ मैं? वाटर को आइदर डाइवर्ट कर देता हूँ और टुवर्ड्स कर देता हूँ। हर केस में मैं अपने बैंक को प्रोटेक्ट करता हूँ। और जैसी भी मेरी नीड्स होती है, जैसे वाटर लेवल बढ़ाना है, वेलोसिटी बढ़ानी है, कुछ करना है, वो कंडीशन मैं इस पर्स के थ्रू ला सकता हूँ। तो क्या मैंने कट ऑफ रिवर के लिए यूज़ किया? एम्बैंकमेंट, स्पर्स। तो ये सारे ही रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग में जब मैंने इम्परमिएबल लाइनिंग कर दी है तो क्या सीपेज रिडक्शन होगा? होगा, सीपेज कम हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग होगी? होगा, क्योंकि पानी इधर से उधर से पास होना बंद हो जाएगा। इंक्रीज इन कमांड एरिया होगा? वो भी होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी होगा, सब होगा। सारी कंडीशन हमारी लाइनिंग का फ़ायदा ही यही होता है। लाइनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है बट उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग होता है जब सॉइल के रूट जोन में जाके वाटर जम जाता है, वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। फॉल इन सॉइल टेम्परेचर, करेक्ट, पानी वहाँ पे जम गया है। फॉल इन डिले इन कल्टीवेशन ऑपरेशन,
वाटर लॉक्ड है, आप कल्टीवेशन ऑपरेशन कैसे कर लेंगे? ये ऑटोमेटिकली डिले कराएगा जब तक वहाँ से वाटर रिमूव ना हो। डिफेक्टिव एयर सर्कुलेशन, ऑल आर करेक्ट इसमें भी। वाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी? मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मिनरल्स बढ़ाने के लिए, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए। अब इसमें कोई सोच सकता है कि हाँ ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, पर एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है, वो क्या है? हम इसलिए करते हैं कि उसका जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो पूरी होते रहे। क्रॉप रोटेशन एक ढंग की बैलेंस डाइट है सॉइल के लिए। ऐसे नहीं है एक ही चीज़ डेली हम डेली ले रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्रॉप रोटेशन अल्टीमेटली क्या करता है, हमारी जो फर्टिलिटी है इसको बढ़ा देता है। बाकी सब तो अपने आप चेंजेस होते रहते हैं, पर एग्जैक्ट मैं आंसर नहीं दे सकता इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिनरल, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, नहीं। फर्टिलिटी को बढ़ा देता है ये। रिचार्ज होते रहती है सॉइल, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इस कारण से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एक्विफर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कन्फाइंड एक्विफर होता है जो हमारा दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में हो, दोनों इम्परमिएबल है और ये अंडर प्रेशर होता है। अ कन्फाइंड एक्विफर टू इम्परमिएबल लेयर, करेक्ट। अनकन्फाइंड हो गया जिसमें नीचे तो इम्परमिएबल होता है पर ऊपर खुला होता है, ऊपर मेरे कोई इम्परमिएबल लेयर नहीं होगी, ये भी करेक्ट है। कौन सा कथन गलत है कह रहा है, ठीक है। थर्ड कह रहा है पर्ज्ड एक्विफर इज फॉर्म्ड बिलो द मेन वाटर टेबल। पर्ज्ड एक्विफर क्या होता है, ये समझो अंडरग्राउंड हम देख रहे हैं, ये वाटर टेबल है मेरा, यहाँ पे कहीं। अब यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड रॉक या स्ट्रेटा मेरा बन गया है जो वाटर रिटेन करने लग गया है। इस स्ट्रक्चर या स्ट्रेटा को हम पर्ज्ड एक्विफर कहते हैं। तो यानी कि वो एक्चुअल वाटर लेवल के ऊपर आता है, नीचे नहीं आता है। अ पर्ज्ड एक्विफर इज फॉर्म्ड बिलो द मेन वाटर टेबल, रॉन्ग। वाटर इन कन्फाइंड एक्विफर इज जनरली अंडर प्रेशर, करेक्ट। ढेंकली मेथड के लिए कौन कौन सा कथन सही है, पहले देखेंगे ढेंकली मेथड होता क्या है। ढेंकली मेथड लीवर सिस्टम पे काम करता है। इस साइड पे मान लो बाल्टी है और इस साइड पे काउंटर वेट है। ऐसा आपने लोकल टोल और इनमें भी देखा होगा, जो गेट्स लगे होते हैं उनमें भी यही सिस्टम होता है। एक एंड पे काउंटर वेट लगा होता है और जब हमें उठाना होता है काउंटर वेट को हम शिफ्ट कर देते हैं, वो अपने लोड से उठ जाता है। तो यही ढेंकली सिस्टम है, बस ये वेल से पानी कलेक्ट करने के काम आता है। ये वेट इसको काउंटर करके ऊपर ले आता है, जब मेरी नीड हो जाती है मैं इसको वापस आगे पुश कर देता हूँ। इट इज़ एन ओल्ड मेथड यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम, इसमें इन दिस मेथड अ बकेट इज अटैच टू वन एंड ऑफ द रिवर एंड, करेक्ट। द फंक्शन ऑफ द काउंटर वेट इज टू हेल्प लिफ्ट द वाटर फिल्ड बकेट अपवर्ड, करेक्ट। इन दिस मेथड नो काउंटर वेट इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। काउंटर वेट चाहिए, वही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रवाह सिंचाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल इन फ्लो इरिगेशन इज फॉल्स? पेरेनियल कैनाल्स, ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। पेरेनियल कैनाल्स, इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है, जिसमें पानी 12 महीने अवेलेबल हो। इनंडेशन कैनाल्स, इनंडेशन कैनाल हम क्या बनाते हैं, एक डाइवर्जन कैनाल की तरह बनाते हैं। जब बरसात में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है मेन कैनाल या कहीं पे, या फ्लड की समस्या होने वाली होती है, तो पानी क्रेस्ट से उतर के इनंडेशन कैनाल्स में चले जाता है। तो ये कहता है रिसीव वाटर सप्लाई मेनली ड्यूरिंग रेनी सीजन और फ्लड्स, करेक्ट। प्रोडक्टिव कैनाल्स प्रोवाइड एनुअल रेवेन्यू, प्रोडक्टिव कैनाल्स हैं, एनुअल रेवेन्यू प्रोवाइड कराता है, करेक्ट।
लास्ट कह रहा है प्रोटेक्टिव कैनाल इज टू मैक्सिमाइज एनुअल रेवेन्यू। ये रॉन्ग है। प्रोटेक्टिव कैनाल डेफिनेशन इसके टर्म में ही है, ये प्रोटेक्टिव है। ये हमें हेल्प करता है ड्यूरिंग फेमाइन, कोई आपदा आती है, ड्राउट आती है, कुछ आती है, ये उस समय के लिए बनाते हैं हम। सो ये हो गया इसमें डी, यह कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप को कितना वाटर चाहिए ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सॉइल टाइप, करेक्ट, कौन सॉइल कितना मॉइस्चर होल्ड करती है डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी, करेक्ट। ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, करेक्ट, किस स्टेज पे है। कलर ऑफ क्रॉप लीव्स पे नहीं करता है, उसका क्या कलर है क्या नहीं है। इन इरिगेशन प्रैक्टिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी इज द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर फील्ड। क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम ऐसे हुआ है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या होता है कहिए, या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को रिचार्ज करने को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी जो अवेलेबल कंटेंट है और जो मैक्सिमम है उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, इसके बीच में जो रिक्वायरमेंट है इसी को डेफिशिएंसी कहते हैं। तो फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी सॉइल को वापस किस कंटेंट पे लाती है, उतना अमाउंट ऑफ वाटर अगर मैंने फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी बराबर अगर पानी उसको दे दिया तो वो वापस से फील्ड कैपेसिटी पे ले आती है, रिचार्ज कर देता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेन कैनाल टू ब्रांचेस इज कॉल्ड। चैनल फ्लो, कोई आंसर नहीं है तो। स्लूज गेट फ्लो नहीं है। फॉल्स काम आता है वाटर लेवल रेस को और एनर्जी डिसिपेट करने को, नहीं है। कैनाल रेगुलेशन, कैनाल को हम रेगुलेट कर रहे हैं। मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, वाटर कोर्स, गुल। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है पर आप इसको कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। सबसे मेन होती है मेन कैनाल, मेन कैनाल से निकलती है हमारी ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से निकलती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए बाद निकलती है माइनर, और माइनर के बाद जो मेरे खेतों में फाइनल जाती है उसको हम कहते हैं वाटर कोर्स, लास्ट है वो। तो सबसे कम पानी किस में रहेगा, वाटर कोर्स में। सबसे ज़्यादा पानी किस में रहेगा, मेन कैनाल में। इस लॉजिक से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मेन कैनाल में कितना रहेगा, मैक्सिमम 200 से 350, 5। ब्रांच कैनाल में इसके बाद रहेगा 30 क्यूमैक्स से अधिक, 2। डिस्ट्रीब्यूटरी 2.5 से अधिक, माइनर 1 और गुल 3, 52413। ए हो गया इसका आंसर। बंधारा इरिगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। बंधारा इरिगेशन क्या होता है। बंधारा इरिगेशन कुछ नहीं है, एक टाइप का इरिगेशन है जिसमें हम छोटे नदी नालों पे बैराज बना लेते हैं ताकि इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है, यह केवल बड़ी नदियों पे ही बनाया जाता है, यह केवल 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पे ही बनाया जा सकता है, इसमें वियर का कोई उपयोग नहीं होता है। ये सब गलत है, वियर तो बना ही रहा हूँ मैं। 5000 हेक्टेयर से अधिक बहुत बड़ा एरिया हो गया, इतना ज़रूरत नहीं है। केवल बड़ी नदियों पे इतनी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी को छोटे छोटे बरसाती नदी नालों को सिंचाई की जाती है, इसी को बंधारा कहते हैं। बंध बना देते हैं हम इनमें छोटे छोटे नदी नालों पे, इसको कहते हैं बंधारा इरिगेशन सिस्टम। ड्रेनेज रिलीफ पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड। ड्रेनेज रिलीफ पॉकेट्स क्या होता है, ये मेरी कैनाल है, कैनाल के नीचे का पानी मान लीजिए सैचुरेटेड या पार्शली सैचुरेटेड है। अभी आपने सॉइल में पढ़ा होगा कि
इस कारण से, वाटर के कारण से इस पे अपलिफ्ट प्रेशर लगता है। अपलिफ्ट प्रेशर से क्या हो सकता है? अपलिफ्ट प्रेशर के कारण यहाँ पे ब्रेक हो सकती है कैनाल, यहाँ पे क्रैक हो सकती है। तो यहाँ से हमें कुछ ड्रेनेज रिलीफ पॉकेट्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि ये अपलिफ्ट प्रेशर रिलीज हो जाए। तो ये हम कहाँ कहाँ बनाते हैं? इन द बेड एंड इन द साइड्स, यानी कि डी बोथ। एस्केप वियर, एस्केप कह रहा है, एस्केप। इज यूज टू परमानेंटली स्टोर वाटर इन कैनाल। नो, एस्केप नाम में है। इसका यूज टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम द कैनाल। एक्सेस वाटर एस्केप कर जाए मेरी कैनाल को, इसके लिए इसको यूज होते हैं, करेक्ट। इट इज कंस्ट्रक्टेड ओनली एट द स्टार्टिंग पॉइंट। नो। और इसका क्रेस्ट हमेशा बिलो फुल टैंक लेवल रखा जाता है। नो, क्रेस्ट ऊपर रखना पड़ेगा, जिसके कारण जब वाटर लेवल एक लिमिट से ऊपर आएगा तब एक्सेस वाटर इसमें जाके बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कैनेडी सिल्ट थ्योरी। कैनेडी सिल्ट थ्योरी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। कैनेडी सिल्ट थ्योरी क्या कहता है? एक वेलोसिटी देता है मुझे, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसमें हमारा जो सेडिमेंट है वो सस्पेंशन में रहता है। तो इस कारण से सिल्टिंग और स्कॉरिंग को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो ये कहता है व्हेन द वेलोसिटी इन द कैनाल बिकम्स वेरी हाई, सिल्ट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग। बहुत तेज वेलोसिटी से पानी बह रहा है और सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन है। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो पार्टिकल को साथ बहा के ले जाएगी। तो ये रॉन्ग है। एडीज हैव नो रिलेशन विद सस्पेंशन इन सिल्ट। ये भी रॉन्ग है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एडीज बनते हैं पानी में जो सिल्ट को हमेशा सस्पेंशन में रखते हैं। तो एडीज डू हैव रिलेशन विद सस्पेंशन ऑफ सिल्ट, रॉन्ग। if the velocity, water velocity decreases, silt start depositing, and if velocity increases, scouring of canal begins. ये करेक्ट है, लॉजिकल आंसर है। अकॉर्डिंग टू कैनेडी, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड सिल्ट कंटेंट आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। व्हाट पोटेंशियल ड्रॉबैक इज एसोसिएटेड विद अनलाइंड कैनाल्स? अभी बताया था, लाइंड कैनाल जो है यानी कि उसमें हम एक इम्परमिएबल लाइनिंग करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या कुछ भी आप कर लीजिए। उसका फ़ायदा क्या है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, कमांड एरिया बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा है। अब कह रहा है अनलाइंड कैनाल का ड्रॉबैक क्या है? रेजिस्टेंस टू प्लांट ग्रोथ। क्या मेरा प्लांट ग्रो करेगा जब अनलाइंड है? अनलाइंड है यानी कि इसके ऊपर कोई सीमेंट कंक्रीट कुछ नहीं है, नेचुरल है। तो ये रेजिस्टेंस देगा? नहीं। ये तो प्लांट ग्रोथ को बढ़ावा देता है। हाई कॉस्ट नहीं, कॉस्ट हाई लाइंड की होती है। ये तो सिंपल हमने कटिंग कर दी, एक्सकेवेट कर दिया, हो गया। रिस्क ऑफ बैंक इरोजन ये है, क्योंकि कोई लाइनिंग नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो जैसे ही पानी का बहाव तेज आएगा ये बैंक और बेड को इरोड कर देगा। इंक्रीज वाटर वेलोसिटी नहीं, क्योंकि इसमें मेरे प्लांट ग्रो हो सकता है, सिल्टिंग स्कॉरिंग हो सकता है, तो इसकी वेलोसिटी जनरली डिक्रीज हो जाती है। इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पॉइल बैंक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? स्पॉइल बैंक क्या होता है? जब मैं किसी चीज़ की कटिंग कर रहा हूँ, इससे जो एक्सेस मिट्टी निकली वो मैंने कहीं पे जमा कर दी, इसी जमे हुए बैंक को हम स्पॉइल बैंक कहते हैं। द अर्थ ऑब्टेन्ड फॉर कैनाल एक्सकेवेशन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग इंस्पेक्शन रोड एंड बोथ साइड्स ऑफ banks of canal. Where cutting is excessive, an additional spoil bank is made parallel to the canal in the form of separate plot. The main purpose of spoil bank is to store more water and increase irrigation capacity. A drain is provided to remove rainwater from the ये तो स्पॉइल बैंक से संबंधित ही नहीं है। ये तो ड्रेन प्रोवाइडेड है, जैसे कैश ड्रेन या कुछ होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं पानी रिमूव करने के लिए, करेक्ट है।
स्टोर मोर वाटर, स्पॉइल बैंक पानी स्टोर नहीं करता है। तो ये रॉन्ग आंसर है, बाकी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा कथन गलत है? सी गलत है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव रेन वाटर फ्रॉम द इंस्पेक्शन रोड एंड कैनाल बैंक्स? क्या बनाते हैं? नाली। नाली बनाते हैं कि मेरा जो भी पानी है वो रोड से और कैनाल बैंक से बह जाए, बह के चला जाए। कंपेयर टू अनलाइंड कैनाल द कॉस्ट ऑफ लाइंड कैनाल, लाइंड कैनाल की कॉस्ट कितनी आती है? कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 1.5 to 3, यहाँ पे जो ऑप्शन है, और ऑलमोस्ट जो इसका मीडियन आता है वो आता है 2 to 2.5। तो 2 to 2.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट आती है मेरी लाइंड कैनाल बनाने में। लाइंड कैनाल मतलब उसमें एक इम्परमिएबल लेयर बना देंगे। विच वियर इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर? मेसनरी, रॉक फिल, कंक्रीट और कंक्रीट विद ग्लेसिस। इसमें मेसनरी है। मेसनरी सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई ज़्यादा लगता नहीं है। पिच्ड आइलैंड क्या होता है? पिच्ड आइलैंड क्या होता है? एन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ कैनाल, एन आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ द रिवर अराउंड विच स्टोन पिचिंग इज प्रोवाइडेड। ये इसकी डेफिनेशन भी है, यही आइलैंड है। कई बार हमारे नदी के बीच में कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना रिच आइलैंड बन जाते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आइदर फॉर टूरिज्म पर्पसेस और फॉर सम अदर पर्पसेस, एनवायरनमेंट और वट। तो इसकी हम पिचिंग कर देते हैं स्टोन से, इसको ही हम पिच्ड आइलैंड कहते हैं। ये अगर ब्रह्मपुत्र पे देखेंगे तो उमानंदा मंदिर है, बिहार में है, के से कुछ नाम है, गंगा पे है। इस टाइप के आप और सर्च कर सकते हैं। यदि नदी के मध्य में कोई प्राकृतिक टीला बालू का स्थान उसके विकास के लिए बनाया जाता हो, ये अगेन ये पिच्ड आइलैंड ही है आंसर। एस्केप वियर तो हो गया पानी फ्लड वाटर को एस्केप करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया जो कट के डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, ड्रेन हो गया रेन वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये भी पिच्ड आइलैंड है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेनिंग वर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ डाइवर्जन साइड टू कंट्रोल द सबमर्जेंस ऑफ लैंड ड्यू टू राइज इन हाई फ्लड लेवल? कह रहा है कौन सा रिवर ड्रेनिंग वर्क हम बनाते हैं ताकि जलमग्न ना हो। इसमें जो आता है ये मार्जिनल बंड आता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द सबमर्जन ऑफ लैंड। ये एक पैरेलली हमारे एक और छोटी सी कह लीजिए कैनाल टाइप ही चलता है पैरेलली, तो ये वाटर को वहाँ पे जाके कंट्रोल कर लेता है। मैच द फॉलोइंग। ग्रेविटी डैम, इसका नाम ही ग्रेविटी डैम इसलिए होता है कि ये जो ओवर टर्निंग फोर्स होता है वाटर का उसको रेजिस्ट करता है बाय इट्स वेट। तो इसका हो गया रेजिस्ट वाटर प्रेशर बाय इट्स वेट। ठीक है। आर्च डैम, ट्रांसफर वाटर प्रेशर टू इट्स अबेटमेंट। आर जो बनता है इस पे जब लोड लगता है तो लोड ट्रांसफ़र होता है, और ये जाके कहाँ ट्रांसफ़र होता है? इसका अबटमेंट पे जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आर्च डैम का हो गया सी। बट्रेस डैम, सपोर्ट ऑफ बट्रेस, स्ट्रेट उसकी डेफिनेशन ही दे दी है, कुछ इसमें ज़्यादा पूछा नहीं है। ओवरफ्लो डैम, ओवरफ्लो वर्ड में ही है, ओवरफ्लो कर रहा है, डैम के ऊपर से बह रहा है। ओवरफ्लो डैम का क्या पर्पज़ होता है कि कहीं पे मुझे वाटर लेवल रेस करना है सिर्फ इरिगेशन के लिए, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो मैंने एक डैम बना दिया, अब यहाँ तक तो पानी बढ़ गया, अब ये ठीक है इरिगेशन के काम आ गया, अब इसके बाद जो भी एक्सेस वाटर है वो ऊपर से निकल जाता है। तो ये हो गया 2 3 4 1, ए हो गया ऑप्शन इसका। द स्ट्रक्चर यूज टू कंट्रोल कैनाल वाटर, कैनाल वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? रेगुलेटर। वो रेगुलेट करता है, एस्केप एक्सेस वाटर को निकालता है, वियर और डैम वाटर लेवल को रेज करके इस पानी को इरिगेशन या अदर पर्पस के लिए काम करता है। नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटर लगाते हैं।
द रेगुलेटर कंस्ट्रक्टेड एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच कैनाल इज कॉल्ड ब्रांच कैनाल हेड रेगुलेटर. In vertical fall, the wall is built in which direction? ये मेरे कैनाल का डायरेक्शन है, पानी फ्लो कर रहा है. ये मैंने एक वॉल बनाई, यहाँ से फॉल हुआ. तो इसमें पूछ रहा है कि वॉल इज बिल्ट इन विच डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन है? वॉल तो यहाँ फ्लो कर रही है, वॉल की डायरेक्शन ये है, तो यानी कि अक्रॉस द विड्थ ऑफ कैनाल. बी ऑप्शन हो गया. द परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ कैनाल टू डाइवर्ट रिवर वाटर इनटू द कैनाल. ठीक है, कह रहा है परमानेंट स्ट्रक्चर कैनाल पे पानी को डाइवर्ट करना है. डाइवर्ट करना है तो डाइवर्जन हेड वर्क ही होगा. क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है दो वाटर बॉडीज जैसे क्रॉस कर रही है, जैसे एक्विडक्ट और ड्रेन क्रॉस कर रहा है. ये हो गया मेरा क्रॉस ड्रेनेज वर्क. कैनाल फॉल हो गया, नहर प्रपात नाम ही दे रहा है वो. धीरे धीरे अगर मुझे स्लोप चेंज करना है, साथ साथ उसकी एनर्जी डिसिपेट करनी है, वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, कुछ भी पीछे हो. एक्विडक्ट भी मेरा क्या हो गया, जब मेरा चैनल ड्रेनेज के ऊपर से जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम एक्विडक्ट कहते हैं. तो यानी कि डाइवर्ट कौन सा वो करता है? डाइवर्जन हेड वर्क्स. ये करता है वाटर को डाइवर्ट. ठीक है, थैंक यू.